बेटे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें जो इसका पता होना जरूरी है कि हमारे पास हम फेज एंगल बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं, व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल या फेज डिफरेंस। ठीक है, उसी चीज को हम फोकस करने लगे हैं कि फेज एंगल डिफरेंस क्या होता है। कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस कोहेरेंट को हम कहते हैं इकट्ठे, कोलिनियर, कोप्लेनर, को एजुकेशन। हेरेंट वर्ड बेटा निकला हुआ है इनहेरिटेंस से। ऐसे सोर्सेज जो एक ही सोर्स से इनहेरिट होते हैं उनको आप कह रहे होते हो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, ऐसे अगर एक ही सोर्स से अगर बेटे वो इनहेरिट हो रहे हैं तो इसका मतलब उनकी वेवलेंथ, उनका टाइम पीरियड, उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह हर चीज सेम होगी। एम्पलीट्यूड इट मे वेरी, लेकिन बाकी चीजें सारी की सारी क्या होंगी, वो सेम होंगी। बेटा सुपरपोजिशन मैं नोट से करवा रहा हूँ फिर ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि इसमें डायग्राम ही बनाने में टाइम लग जाता है। बेटे हमारे पास फर्स्ट लर्निंग आउटकम है कोहेरेंट सोर्सेज। को मैंने कहा था इकट्ठे को कह रहे थे टुगेदर। हेरेंट मेन इनहेरिटेंस से निकला है, डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। ठीक है, सोर्सेज है तो इसका मतलब है हमारे पास डिस्टर्बेंस लेवल होगा, क्योंकि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। द सोर्स व्हिच डिस्टर्ब अ मीडियम, दैट इज बेसिकली सोर्स, उसको कह रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर सिंगल सोर्स से निकले तो उनका फेज एंगल कांस्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है। ठीक है, कांस्टेंट फेज एंगल होगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, वेवलेंथ कांस्टेंट होगी, स्पीड भी उनकी सेम होगी। तो अगर मैं कहूँ व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट सोर्सेज, तो हम लिखेंगे सोर्सेज व्हिच एमिट वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज एंगल इन बिटवीन देम। ये नहीं कहना हैविंग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, जो मेजर बेसिकली जो चीज है दैट शुड बी कांस्टेंट, दैट इज फेज एंगल। कांस्टेंट फेज एंगल इट मीन दैट कैन बी 0, इट कैन बी 90, इट कैन बी 1, इट कैन सो ऑन। ठीक है, अब वो नीचे मैं एग्जांपल शो करता हूँ। यानी कि ये चीज है मेन डेफिनेशन, सोर्सेज व्हिच एमिट वेव्स हैविंग कांस्टेंट फेज एंगल इन बिटवीन देम। अब कांस्टेंट फेज एंगल के बेटा आई टुक दिस इज अ रिपल टैंक। ठीक है, हमारे पास ये एक हमने ये ट्रे ले ली कंटेनिंग वाटर, ट्रांसपेरेंट ट्रे है, और ये हमारे पास दो वाइब्रेटर, हमारे पास S1 एंड S2 हैं, बोथ hit water simultaneously, so both produces a trough wave and crest in water at the same time. अगर S1 से हमारे पास S1 S1 अगर यहाँ से पहले ट्रफ प्रोड्यूस हुई है तो हमारे पास S2 भी उसी टाइम हिट किया वाटर, तो यहाँ पे भी ट्रफ प्रोड्यूस हुई है। अब इन दोनों वेव्स के अंदर फेज एंगल कितना आ रहा है, वो 0 डिग्री आ रहा है। मैंने फेज एंगल पढ़ाया था ना कि डिफरेंट वेव्स के अंदर भी किस तरह लीडिंग लैगिंग 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 से पहले। बेटे ये हमारे पास ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट ट्रफ, ये भी ट्रफ क्रेस्ट, तो दोनों में फेज एंगल क्या आ रहा है, 0। बोथ वेव्स आर इन फेज विद ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वेव्स के अंदर थ्रू आउट, इस टाइम पे भी देख लो फेज एंगल वही है, यहाँ पे देख लो वो भी फेज एंगल है, इस प्रकार देख लो वही कांस्टेंट फेज एंगल आ रहा है थ्रू आउट। अगर फेज एंगल कांस्टेंट आता जा रहा है तो हम कहेंगे एस, ये दोनों वेव्स जो है इन फेज है यहाँ पे, और ये सोर्सेज जो अमिट कर रही हैं ये वेव्स S1 एंड S2, ठीक है, दे आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। Actually, both these sources S1 and S2 are derived from this single source, which is this vibrator. वाइब्रेटर के आगे लगे हुए हैं ना, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेटर वाइब्रेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी से S1 और S2 जाके वाटर को डिस्टर्ब करते हैं और वेव प्रोड्यूस हो रही है। इस केस में तो बेटा हमारे पास फेज एंगल क्या आ रहा है, 0। लेकिन इसी वाइब्रेटर को अगर वाइब्रेटर इस तरह वाइब्रेट करने के इस तरह वाइब्रेट करे, अब थोड़ा सा ना देखिएगा, ये मैंने पेंसिल को बेटा बनाया हुआ, पेंसिल की इनिशियल पोजीशन ये वाली है। ठीक है, अब पेंसिल को इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप होल्ड करते हो, कभी ये इसको ऊपर कर देते हो निब वाला हिस्सा, ठीक है, शार्प एंड जो, और कभी ये एंड नीचे है। फिर अगर आप मूव करते हो ये एंड ऊपर हो जाएगा, ये एंड नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सपोज करूं कि यहाँ पे हमारे पास वाटर है, दिस डॉटेड लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ वाटर, ये। अच्छा, अब बेटे अगर पोजीशन ऑफ वाटर को इंडिकेट कर रही है, सो इट मींस कि जब ये वाला हिस्सा बेटे आएगा, वाटर को डिस्टर्ब किया, अगर वाटर को डिस्टर्ब किया तो यहाँ पे पहले एक ट्रफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जब ट्रफ प्रोड्यूस, इस ये एंड तो नहीं वाटर को डिस्टर्ब कर रहा ना, ये तो ऊपर जा चुका है, इस तरह है। S2 सोर्स ने जाके हिट किया वाटर को तो यहाँ ट्रफ प्रोड्यूस होगी, उस टाइम S1 सोर्स पे कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे ये ट्रफ प्रोड्यूस हुई तो यहाँ पे कोई स्टम डिस्टर्बेंस, यानी ट्रफ प्रोड्यूस हुई S2 से पहले ट्रफ प्रोड्यूस होगी ये वाली।
उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे पास क्या होगा, ये चीज ऊपर चली गई, ये चीज नीचे आई है। जब ये चीज नीचे आई तो इसने वाटर को S1 ने हिट किया। जब S1 ने हिट किया तो S1 ने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर दी, ट्रफ। ठीक है। अच्छा, इसने पहले जो ट्रफ प्रोड्यूस की थी वो बाद में क्या बन चुकी होगी, क्रेस्ट बन चुकी होगी। ठीक है। और जब इसने हिट किया, इसने जब हिट किया जिस टाइम पे, उस टाइम पे यहाँ जो प्रोड्यूस ट्रफ थी दैट बिकम्स अ क्रेस्ट, वो क्रेस्ट बन चुकी है। ठीक है। और यहाँ पे उस टाइम ट्रफ प्रोड्यूस हुई है। और बाद में फिर दोबारा क्या होगा, ये चीज नीचे आएगी, जब ये इसने वाटर को डिस्टर्ब करना, फिर यहाँ पे जब इसकी क्रेस्ट प्रोड्यूस, इसकी ट्रफ प्रोड्यूस होगी, इसकी क्रेस्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने देखो डॉटेड लाइन भी बनाई रेगुलर, ये है जो एक्चुअल डिस्टर्बेंस हुई है उस टाइम पे। बाद में वेव की प्रोपोगेशन मैंने डॉटेड शो किया, इससे रेड से और इससे ब्लू से। जब यहाँ पे हमारे पास ट्रफ प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई थी, मीडियम डिस्टर्ब। थोड़ी देर बाद मीडियम डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ पे ट्रफ प्रोड्यूस हुई, उतनी देर में यही ट्रफ जो है थी क्रेस्ट बन चुकी है। ठीक है। जो यहाँ ट्रफ प्रोड्यूस है, अब ये क्रेस्ट बनेगी तो ये ट्रफ बन जाएगी। अब वेव में थ्रू आउट एंगल देखो कौन सा बन रहा है, 180 का बन रहा है। जब इसकी क्रेस्ट है ये ट्रफ है, जब इसकी क्रेस्ट है इसकी ट्रफ है, जब इसकी क्रेस्ट है इसकी ट्रफ है, तो फेज एंगल कितना आ गया, 180। तो ये हमारे पास थ्रू आउट वेव आगे जो जाती जा रही है उसमें फेज एंगल कांस्टेंट है विच इज 180 डिग्री। तो हम ये कहेंगे जो S1 और S2 सोर्सेज हैं, दे हैव फेज, दे आर आल्सो नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। अब इसके अंदर हमारे पास, सो बोथ S1 and S2 आर कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, व्हाई, बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम द सिंगल सोर्स, एंड व्हाट दैट सोर्स इज, पेंसिल। पेंसिल ही जाके डिस्टर्ब करती है ना वाटर को, समझ आ गई। अच्छा, तो मैंने ये लिखा है सोर्स which emit waves having constant phase angle in between them। ठीक है, हाँ, are coherent sources। Coherent sources are derived from single source and emit waves having constant same wavelength frequency, या v, अगर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, तो स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन what is meant by अगर coherent sources आता है, तो you always have to look at this important thing, constant phase angle, rather than look any other thing that come in your mind। ठीक हो गया। Now प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमारे पास अगर दो वेव्स मीट करती हैं या ओवरलैप करती हैं एट वन पॉइंट, ठीक है, तो ये भी हो सकता है अगर एक वेव की क्रेस्ट दूसरी वेव की क्रेस्ट पे फॉल कर रही है तो लार्जर क्रेस्ट बन जाए, और अगर एक वेव की ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ पे फॉल कर रही है तो लार्जर ट्रफ बन जाए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक वेव की क्रेस्ट दूसरी वेव की क्रेस्ट पे फॉल कर रही है तो लार्जर क्रेस्ट बनने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास, अगर वेव की हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ ये क्रेस्ट पास कर रही है बेटे, इट इज मूविंग टुवर्ड दिस साइड। ठीक है, दिस इज अनदर वेव जिसकी भी क्रेस्ट फॉल कर रही है, यहाँ पे इस तरह मूव कर रही है। अब दोनों क्रेस्ट अगर आपस में मीट कर रही है, सपोज इसकी बेटे डिस्प्लेसमेंट, पहले की अगर डिस्प्लेसमेंट देखूं, ये दिस इज 4 सेंटीमीटर है सपोज, और इसकी डिस्प्लेसमेंट देखूं, दिस इज आल्सो सपोज 3.8 सेंटीमीटर है सपोज। ठीक है, बोथ दिस विल मीट एट दिस पोजीशन, यानी कि हमारे पास पहली जो है ये यहाँ पे, उतनी देर में हमारे पास दूसरी जो आ रही है ये भी यहाँ पे मीट करेगी। तो इन दोनों के मीट करने की वजह से हमारे पास एक ओवरऑल रिजल्टेंट वेव बनेगी, जो कि हमारे पास ये वाली होगी। ये दोनों की आपने डिस्प्लेसमेंट, अब इसका अगर मैं देखूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी बनी हुई है, तो 4 + 3.8 कितना होगा, दिस इज 7.8 सेंटीमीटर। यानी क्या, सिंपल वर्ड में ये कह रहा हूँ, इफ क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रेस्ट ऑफ अनदर, एज अ रिजल्ट वी गेट अ लार्जर क्रेस्ट। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद बेटे ये जो वेव्स हैं ये आगे ट्रांसफर चलती जाएंगी, ये वेव हमारे पास जो है ये फिर आगे निकलेगी, आगे निकल का मतलब ये आगे चलेगी। और दूसरी वेव जो हमारे पास विच वाज मूविंग टुवर्ड्स राइट साइड, वो भी हमारे पास आगे चलेगी। तो वेव्स मीट किस जगह की थी, वेव्स मीट बेटा इस जगह जाकर कर रही थी। अगर मीट की है वेव, अगर क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रेस्ट ऑफ अनदर, एज रिजल्ट वी गेट अ लार्जर क्रेस्ट, आपने क्या किया, उनकी दोनों की डिस्प्लेसमेंट को ऐड अप किया, डिस्प्लेसमेंट को। और ये बेटा इस तरह भी तो हो सकता है, लाइक दिस इज एक वेव की ट्रफ है which is moving toward this side with particular speed, what that one is, और इसकी मैंने अगर डिस्प्लेसमेंट देखी बेटे हमारे पास कितनी आ रही है, -2.9 सेंटीमीटर है।
Why I took negative? Because this is tough है, ऊपर पॉजिटिव ली तो नीचे नेगेटिव ले, ठीक है। और हमारे पास दिस अनदर वन, इसकी अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर की, दिस इज पोस्ट 3.6 सेंटीमीटर है। So both are advancing forward towards each other, and when they reach at this position, एक हमारे पास ये होगी 3.6 वाली, और दूसरी जब से which is about to meet, हमारे पास वो ये हो गया, मीट नहीं की बेटे। अगर दोनों मीट करती हैं यहाँ पे, तो रिजल्टेंट वेव जो हमारे पास बनी है वो कुछ ये वाली बनी है, ये लार्जर ट्रफ बनेगी, ठीक है। लार्जर ट्रफ बनी, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर देखो कितनी को होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आप क्या कर, दिस इज आल्सो नेगेटिव बेटे, -2.9 प्लस -3.6 किसके बराबर होगी, -7.5 सेंटीमीटर। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो आ रही माइनस में। अच्छा तलहा बेटे, आपने कहा कि नेगेटिव साइन कहाँ बेटे, अगर ये देखो एक चीज, ये नंबर लाइन को देखो यार, अगर एक चीज को बेटे, ये हमारे पास अगर ऊपर आप पॉजिटिव ले रहे होते, नीचे कोई चीज मूव करी तो नेगेटिव में नहीं लेते हो, ठीक है। मैंने ये भी नेगेटिव लिया, ये भी नेगेटिव, कि दोनों ट्रफ थी, इनकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर अपवर्ड बेटा पॉजिटिव होता है तो डाउनवर्ड क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई आई टुक नेगेटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसकी एरो बना रहा हूँ मैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट में हमारे पास ये तो क्लियर होगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो वेव राइट साइड पे मूव कर रही है, ये मूव करती है राइट साइड पे चली जाएगी बेटे, और जो वेव लेफ्ट साइड पे मूव कर रही थी, सॉरी राइट साइड पे मूव कर रही थी, वो इस डायरेक्शन में चलती जाएगी, फर्दर ये होगी। तो यहाँ पे दोनों वेव्स बेटे मीट की हैं इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद फर्दर स्प्लिट अप होती हैं, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, जिस डायरेक्शन में जा रही थी, ये को यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन में जा रही थी, बाद में इस डायरेक्शन में जा रही है, ये लेफ्ट पे जा रही थी, लेफ्ट पे जा रही है, यहाँ पे जाके मीट की थी। तो आपने क्या किया, इनके डिस्प्लेसमेंट्स को एड अप कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास ट्रफ पे मीट कर गई, तो लार्जर ट्रफ मिल गई। इस जगह पे आपने डिस्प्लेसमेंट किया, पहले 2.9 नेगेटिव साइड राइट पे जा रही थी, राइट पे ही है, ये लेफ्ट पे थी, ये लेफ्ट पे ही है। अच्छा अब बेटे ये भी तो हो सकता है यार, कि अगर हमारे पास अगर एक ये वेव क्रस्ट है, ठीक है, और ये दूसरी वेव है जिसकी ट्रफ आ रही है बेटे, अब हमारे पास इसकी मैंने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर की, तो हमारे पास बेटे सपोज कर रहा हूं मैं अब, इफ दिस वैल्यू इज -3.2 सेंटीमीटर, और इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर मैंने कंसीडर किया, दिस इज +3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये दोनों, एक इधर जा रहा है, दूसरा हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों मीट करेंगे एक पॉइंट पे जाके। अब ये पॉइंट सपोज, ओहो, ये पॉइंट है जहां पे मीट कर रही है वो, ये अगर इस पॉइंट पे मीट करती हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी, जीरो हो जाएगी। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो हो जाएगी। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो जाएगी बेटे, आपने क्या 3.2 प्लस -3.2, इट बिकम जीरो, तो यहाँ पे कोई वेव नहीं मिल रही हमें, बिल्कुल जीरो पोजीशन होगी, ठीक है, यहाँ जीरो हो चुकी है। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो है, ये अपनी जगह पे फर्दर पे राइट पे जा रहा था, राइट पे चले जाएगी, ये लेफ्ट पे मूव कर रही थी, तो अपनी इस तरह लेफ्ट पे मूव कर गई है, ठीक है, बात समझ आ गई ना। तो अब हो क्या रहा है बेटे, ये भी तो हो सकता है कि, अब मैं ओवरऑल जल्दी से करूं बेटे, क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, लार्जर क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ, लार्जर ट्रफ, क्रेस्ट लार्जर क्रेस्ट ऑन स्मॉलर ट्रफ, रिजल्टेंट ये आ गया, कम हो गया ना, ठीक है। स्मॉलर क्रेस्ट ऑन लार्जर ट्रफ, स्मॉलर ट्रफ, ठीक है। हमारे पास सेम साइज क्रेस्ट, इंसिडेंट ऑन सेम साइज ट्रफ, आंसर इज जीरो। अच्छा अब इसी चीज को हम फर्दर देख रहे थे बेटे, अब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन की स्टेटमेंट क्या है, 3 मार्क स्टेटमेंट इज सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मैं फोकस कर रहा था कि इसको वैसे नहीं लिख देना। मैंने बेटा लिखा व्हेन 2 और मोर वेव्स मीट या ओवरलैप एट अ पॉइंट, द रिजल्टेंट वेव हैज डिस्प्लेसमेंट
which is equal to the vector sum of their individual displacements. ठीक है, अच्छा अब इसी चीज को बच्चे ने किसी एक ने 3 नंबर की स्टेटमेंट मार्क देखो रिपोर्ट पढ़े तो आइडिया होता है व्हेन टू और मोर वेव्स इंटरफियर का वर्ड लिख दिया है। अब फिजिक्स में तो बहरहाल डिफरेंट है इंटरफियर, अगर इंग्लिश की टर्म्स में देखा जाए तो इंटरफियर मीट या ओवरलैप अप्रोक्सीमेटली सेम चीजें हैं, लेकिन इंटरफियर लिखने में बेटा पूरा मार्क डिडक्ट करता वो, इंटरफेयर का वर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटरफेरेंस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसके अंदर ये चीज यूज होनी है। ठीक है, द रिजल्टेंट वेव यानी आपस में मीट करने के बाद जो वेव बनेगी हैज डिस्प्लेसमेंट का वर्ड एम्पलीट्यूड नहीं लिखना। और मैंने पढ़ाते हुए देखो मैंने एरो बना रहा हूँ, एरो बनाने का मतलब क्या है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पे फोकस कर रहे हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह किसी बच्चे ने एम्पलीट्यूड लिख दिया तो दूसरा मार्क गया, विच इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स लिख दिए, तीसरा मार्क भी गया। क्योंकि पढ़ाते हुए अभी भी हम देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ 3, बच्चों को लग रहा था एम्पलीट्यूड, मैं कह रहा हूँ ये मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की, अगर एम्पलीट्यूड होता तो मैं एरो ना बनाता, एम्पलीट्यूड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी वेव्स शुड मीट एट विद द सेम फेज ध्यान, वो डिफरेंट फेजेस के भी हो सकते हैं, एक इतनी बड़ी वेव भी हो सकती है, दूसरी ये भी वेव भी हो सकती है, इनके वेवलेंथ भी डिफरेंट हो सकती है, इनके एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सेम नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक हो गया, ओके। सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट व्हिच इज 3 मार्क स्टेटमेंट इन कैम्ब्रिज। ठीक है, केम्स मल्टीपल टाइम्स, एक दो दफा नहीं है। कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, द थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड, कोहेरेंट सोर्सेज मीन कि हमारे पास वो कांस्टेंट फेज एंगल है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन है, तो टू और मोर वेव्स मीट या ओवरलैप का वर्ड होना चाहिए एट अ पॉइंट, रिजल्टेंट वेव की डिस्प्लेसमेंट आप ऐड अप करके करो। ठीक है, यस एम्पलीट्यूड इज अ स्केलर बेटे, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली। जी अच्छा, अब इसके लिए बेटे कोहेरेंट सोर्सेज होना जरूरी नहीं, कि आपने पूछा दे मस्ट नॉट बी कोहेरेंट। ठीक है, कुछ किसी में भी हो सकते हैं कोहेरेंट की, मैंने कहा कि हमारे पास वेवलेंथ भी सेम है, कह नहीं रहा था अभी एक इतनी बड़ी वेव आ रही है, दूसरी इतनी सी वेव है, अब इसकी वेवलेंथ देख लो, हाफ वेवलेंथ आ रही है कि काफी बड़ी वेवलेंथ बनेगी इसकी, कोई इतनी बड़ी वेव है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा है, और एक छोटी सी वेव है ये वाली आ रही है, इनको भी आप एड अप कर दोगे। ठीक है, इनको भी किया जा सकता है, क्वेश्चन में भी किसी में कवर कर दूं इसको भी। तो बेटा ये दोनों क्रेस्ट क्रेस्ट लार्जर क्रेस्ट बाद में अपने अपने घर, ये भी क्रेस्ट ऑन ट्रफ 0 आंसर हो गया, बाद में ये अपने अपने घर, फिर वही बताया क्रेस्ट में क्रेस्ट लार्जर क्रेस्ट, ये सारी चीजें अभी जो हुई हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट नाउ, बेटा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, इंटरफेरेंस की बेटा मेन जो हमारे पास है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के अंदर प्रिंसिपल क्या है बेटे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। ठीक है, सुपरपोजिशन अप्लाई करने का मतलब इंटरफेरेंस में वेव्स मीट करेंगी, सुपरपोजिशन में वेव्स मीट करती थी, अगर क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल करेगी तो लार्जर क्रेस्ट बन जाएगी, ट्रफ ट्रफ पे फॉल करेगी लार्जर ट्रफ बन जाएगी, लार्जर क्रेस्ट स्मॉलर ट्रफ पे फॉल करेगी, रिजल्टेंट क्रेस्ट मिल जाएगी, वही चीजें अभी जो पढ़ी। तो मैंने लिखा क्या डिफाइन करने के लिए, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यानी वेव्स मीट कर रही हैं फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट नहीं होंगे तो हम इंटरफेरेंस नहीं पढ़ सकते। ठीक है, कोहेरेंट होना जरूरी होगा, कोहेरेंट वेव्स हैं यानी कि जो वेव्स मीट कर रही हैं ये वाली, दे आर कोहेरेंट विच सपोर्ट ईच अदर, सपोर्ट मीन क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रेस्ट ऑफ अदर, लार्जर क्रेस्ट मिलेगी, ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर। ठीक है, एंड एंड कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एट अनदर पॉइंट, कैंसिल का मतलब क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल कर रही है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप कह रहे होते हो दिस इज इंटरफेरेंस। मैंने यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, जैसे ये है बेटे, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको देखो कोई चीज नजर नहीं आ रही, यहाँ पे चीज आपको बेटा नजर आ रही है, वेव्स। ठीक है, ये वेव इस तरह जाती जा रही है, तो यहाँ पे एक दूसरे का फैक्ट सपोर्ट कर रहे हैं तो एड अप हो रहे हैं, या एक दूसरे का फैक्ट कैंसिल कर रहे हैं तो आपको ब्लर नजर आ रहा है। ठीक है, या और भी अगर यहाँ पे आपको बेटा ये व्हाइट रीजन नजर आने का मतलब वेव्स एक दूसरे का फैक्ट एड अप कर रही है, लाइट वेव आ रही है, यहाँ पे डार्क है, एक ही क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल किया, एक दूसरे का फैक्ट कैंसिल कर दिया, हमें डार्क रीजन मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स सपोर्ट ईच अदर एट वन पॉइंट एंड कैंसल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एट अनदर पॉइंट इज इंटरफेरेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ये है, डेफिनेशन में कि ये चीज है, दूसरी कोहेरेंट चीज है, तीसरी सपोर्ट चीज है, चौथी कैंसल चीज है।
और एंड का वर्ड है इनके इन बिटवीन इकट्ठा होना चाहिए। एक पॉइंट पे अगर सपोर्ट करेंगे दूसरे एंड पे लाजमी वो एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। सपोर्ट मीन बिल्कुल एडिंग होगा बेटे, और कैंसिल का मतलब एक दूसरे का क्रेस्ट रफ पे फॉल कर रही है, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रही है, सब्ट्रैक्ट कर रही है। सपोर्ट मीन एडिंग, कैंसिल मीन सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है बेटे? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या? वेव्स मस्ट मीट या ओवरलैप, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट फेज एंगल बिटवीन वेव्स। सपोर्ट का मतलब क्या है? क्रेस्ट ऑफ वन फॉल ऑन द क्रेस्ट ऑफ अनदर, और ट्रफ ऑफ वन फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर, दैट इज लार्जर क्रेस्ट और लार्जर ट्रफ। सपोर्ट का मतलब ये हो गया, ठीक है। कैंसल आउट का मतलब क्या है? क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर, दैट इज स्मॉलर क्रेस्ट या स्मॉलर ट्रफ या टोटल जीरो डिस्प्लेसमेंट वेव फॉर्म, ठीक है। इट मींस एवरीथिंग मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू आफ्टर दिस वन। ओके, इसके बाद व्हाट आर द कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द इंटरफेरेंस इफेक्ट टू बी स्टडीड? बेटे पहला तो लिखा वेव्स मस्ट बी हैव फेज कोहेरेंस। फेज कोहेरेंस का मतलब हमारे पास दे मस्ट बी फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, यानी दैट फेज एंगल शुड बी 0 हो, 90 हो, 180 हो, इट मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट, यानी कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए डेफिनेशन में है वे भी लिखा वेव्स मस्ट बी फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, इन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो वेव्स निकलने में फेज कोहेरेंस होनी चाहिए, फेज कोहेरेंस में सेम एंगल उनके बिटवीन होना चाहिए थ्रू आउट। सेकंड, वेव्स मस्ट मीट या ओवरलैप एट ए पॉइंट। अगर मैंने प्रिंसिपल सुपरपोजिशन अप्लाई करना है तो उनको लाजमी मीट या ओवरलैप करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, वेव्स मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब बेटे एक साउंड वेव कभी भी वाटर वेव से इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। अगर एक हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रो माइक्रोवेव है, कभी भी वो एक्स रे से इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वेव की टाइप ही सेम नहीं। ऑल्दो है मैग्नेटिक है दोनों, वो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, लेकिन उनके फर्दर टाइप नहीं, उसकी और है उसकी और है, ठीक है। इफ ट्रांसवर्स देन बोथ वेव्स मस्ट बी पोलराइज्ड इन द सेम प्लेन, यानी कि अगर एक वेव ये वाली जा रही है, ये वर्टिकल प्लेन पोलराइज्ड वेव है, दूसरी वेव ये आ रही है, ये भी वर्टिकल है, तो ये इंटरफेयर कर सकती है। और अगर इस तरह वन इज द वर्टिकल प्लेन पोलराइज्ड वेव ये वाली है, और दूसरी हमारे पास आ रही है हॉरिजॉन्टल सपोज इस तरह, तो ये आपस में कभी मीट नहीं कर सकेंगे। हॉरिजॉन्टल कैसे होना है इस तरह, और दूसरे हमारे पास अगर ये इस तरह ये किसी और प्लेन में, ये किसी इसका देखो इस तरह ये एक्सिस बनता है, इसका एक्सिस ये बनता है, तो ये कभी भी पोलराइज नहीं कर सकते। एक ही प्लेन में उनका पोलराइज होना जरूरी है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस होती है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटे। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में कोहेरेंट सोर्सेज के अंदर लिखा हुआ है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटे क्या होता है? एक दूसरे का इफेक्ट ऐड अप सपोर्ट करना है ना, सपोर्ट या एडिंग फैक्टर, यानी क्रेस्ट क्रेस्ट पे फॉल करनी, लार्जर क्रेस्ट, ट्रफ ऑन ट्रफ, लार्जर ट्रफ। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? कैंसल आउट इफेक्ट, यानी क्रेस्ट ऑन ट्रफ, सेम साइज क्रेस्ट एंड ट्रफ विद ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट, जीरो आंसर। लार्जर क्रेस्ट ऑन स्मॉलर ट्रफ, स्मॉलर क्रेस्ट, स्मॉलर क्रेस्ट ऑन लार्जर ट्रफ, स्मॉलर दिस वन, ठीक है। ये हो गया।